संध्या के 7 बज चुके हैं और आप सभी कार्यक्रम में अभी जो कार्यक्रम स्टार्ट हम कर रहे हैं उसमें सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एमबीएन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम जो समाज है, जो मानवीय कल्याण के लिए जो लोगों का दायित्व होना चाहिए उसके प्रति हम लगातार विषय लोगों के सामने लाते रहते हैं। अभी जो फिलहाल हमने जो क्रम शुरू किया है वह भारत में पिछड़े वर्ग और जो अगड़ी जाति है उस संदर्भ में हम अभी कार्यक्रम का एक सिलसिला, एक कड़ी हम श्रृंखला एक चला रहे हैं। 15 और 85 की हम अभी बात कर रहे हैं। ऐसे हम अगर इतिहास में हम देखेंगे तो इस तरह का मामला है। कभी बातें बहुजन की होती थी, बहुजन की, अल्पजन की। फिर बाद में फूले साहब के टाइम में मूल निवासी और आर्य विदेशी हुआ। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में हम देखेंगे तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास और फिर फॉरवर्ड इस तरह का एक कंसेप्ट लेकर आंदोलन चलाया। अभी जो हालात है काशीराम के बाद, बामसेफ बनने के बाद, तो 15 और 85 का कंसेप्ट ये समाज में आया कि कुछ लोग हैं जो काफी समृद्ध हैं और कुछ बहुत अधिक लोग हैं जो समस्याग्रस्त है। तो हम उस आधार पे सभी को मानवीय मूल्य प्राप्त होना चाहिए। कल सिद्धार्थ गौतम यानी महामानव बुद्ध की भी जयंती थी। उन्होंने भी जो अपना सामाजिक आंदोलन चलाया, उन्होंने हर व्यक्ति को उसका मानवीय मूल्य प्राप्त होना चाहिए, ये उन्होंने आंदोलन चलाया और उससे एक बड़ी क्रांति भी आई। यानी बुद्ध के समय से अगर हम भारत का इतिहास को हम देखते हैं तो एक सामाजिक क्रांति का हम एक स्वरूप देखते हैं। वैचारिक आंदोलन चलता आ रहा है। भारत में भी वैचारिक आंदोलन चल रहा है। वैचारिक आंदोलन में जिनकी भूमिका है उनको अपनी भूमिका में अपना जो रोल है, जो उसको उसको तय करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लगातार इस मुद्दे पर लोगों को प्रबोधित करने के लिए हम पूरे भारत से अलग अलग विद्वान साथियों को हम आमंत्रित करते हैं। आज भी हमने इस विषय पर चर्चा के लिए विषय आपके सामने स्क्रीन पर है, 15 बनाम 85 के वैचारिक आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। आप इस कार्यक्रम को अभी फेसबुक में लाइव देख रहे हैं और फिर थोड़ी देर में आप इसको यूट्यूब में भी देख पाएंगे। इसमें हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे वो ओडिशा से हमारे साथ हैं, मूल निवासी मनोज आजाद सर है, और हमारे साथ कन्हैया जी हैं धनबाद से, झारखंड से, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर विकास जुड़े हुए। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे। इसी संदर्भ में हम वार्तालाप करेंगे कि 15 85 का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसकी क्या भूमिका है। जैसे अगर हम देखेंगे कि फूले साहब ने जो मूवमेंट चलाया, फूले साहब ने भी अपनी पत्नी को शिक्षित किया और खुद भी जो भी मिशनरी स्कूल से पढ़े, उन्होंने सामाजिक मूवमेंट में अपने अपना सब कुछ लगाया और एक एक बड़ा जो सिद्धांत है, जो कहें तो पुष्यमित्र शुंग की जो प्रतिक्रांति उसके बाद जो खत्म हो गई थी उसको उन्होंने उजागर किया। यानी उन्होंने अपने ज्ञान का जो सही मार्ग है उसको उन्होंने अपनाया। उन्होंने ढूंढा कि भाई समस्या जो है वो अज्ञानता है। मतलब ज्ञान जो है अगर नहीं है तो हम मैंने उन्होंने ये बोला कि विद्या बिना मति गई, मति बिना, ये सारा उन्हें कंसेप्ट निकाला। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत में लगभग 70 वर्ष हो गए। जिस पैमाने पर संविधान के पहले हमारे लोगों को शिक्षा से दूरी बनाए रखा गया था या नहीं दिया गया, आज की तारीख में अगर हम देखें तो लगभग लोगों के पास किसी न किसी माध्यम से एजुकेशन पहुंच रहा है। बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो प्रतिष्ठित जगहों पर है, लेकिन जो आंदोलन के बदौलत वो पहुंचे हैं वो आंदोलन उस रफ्तार में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये खड़ा होता है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी भूमिका, फूले साहब, बाबा साहब, जगदेव बाबू बात करें तो उनके अनुसार, उनके अनुरूप वो ढल नहीं पाए। क्यों हुआ, क्या हुआ? दो बातें हो सकती है। एक तो जानबूझकर लोग ऐसा कर रहे होंगे, या दूसरी ये हो सकती है कि उनको इग्नोरेंस में ऐसा हो रहा है। तो ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो इग्नोरेंस में अपनी जो है वो समझ नहीं पा रहे कि हमारी क्या ड्यूटी है। मैंने ये देखा है, मैंने अपने माहौल में, मैंने अपने घर में देखना है कि एक भाई ये दूसरे भाई के प्रति थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ा सा घर के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए या छोटी छोटी मुद्दों के लिए वो लड़ाई करता हुआ आप अगल बगल भी आप देखेंगे तो ये स्वरूप देखेंगे, ये दिख रहा है।
लेकिन जबकि बाबा साहब ने बुद्धिमान और बुद्धिजीवी वर्ग की बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा की है, बुद्धिमान कौन है, बुद्धिजीवी कौन है। तो हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, विद्वान साथी हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं चर्चा। आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम अगर अपनी कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दर्शकों की कुछ जिम्मेदारी है कि ये लोगों तक पहुंचाए। अगर कार्यक्रम में कुछ, अगर आपको ऐसी बातें लगती है जो छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे। और कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिए। अब वो समय नहीं है कि आप सिर्फ जय भीम बोल के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। अभी टू दी पॉइंट लोगों को बोलना और समाज को समझाना, फिर अपने आंदोलन में जुड़ना एक हमारे सामने एक चुनौती है। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम कन्हैया जी के पास चलते हैं। धनबाद से हैं कन्हैया जी। कन्हैया जी, आप हमें बताइए कि जो मसला है जो हमने आज जो रखा है, ये जो परिचर्चा रखा है, उसको हमने बुद्धिजीवी शब्द से हमने इसको लिया है, मेन इसमें यही फोकस है। तो आप हमें बताइए कि बुद्धिजीवी वर्ग को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या व्यापक, क्या रोल क्या है, क्या इसकी पहचान है जी। कन्हैया जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे और बात रखेंगे। सर आवाज आ अब रही नहीं आ है रहा है सर आपका। जी, सॉरी सर। बोलिए, आ रही है आवाज। सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो कन्हैया जी। हाँ सर। हाँ, मैं ये आवाज पूछ नहीं रहा आ रहा था सर। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो जी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्धिमान जो जी बात है, वो किस किस अर्थ में हम इसको देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का क्या अभिप्राय है जी। जी सर, सभी सभी दर्शकों का जय भीम। जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। और मैं एमबीएन न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज पैनलिस्ट के रूप में चुना। जी। सर जैसा कि आपने शुरू में ही बता दिया है सर, सारा डिफिनीशन आपने शुरू में ही बता दिया है। हम्म। बुद्धिजीवी वर्ग, अब हम आप ही की बात को अगर लेते हैं सर, बुद्धिजीवी मतलब वो है सर कि हम्म। जो दूरदर्शी होता है सर, हम्म। जो आगे देखता हो सर कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 50 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 200 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। और जो लोगों को सच्ची सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट देता हो, उसका ये नहीं कि उसके पास कोई लोभ हो, लालच हो और वो सलाह देने का पैसा लेता हो, हम्म। जैसे हमारे बहुत सारे वकील लोग लेते हैं, वो नहीं। और जो नेतृत्व दान करने वाला हो, जो जिसने नेतृत्व को दान किया हो। दान शब्द का मतलब सर समझ ही रहे हैं सर। दान मतलब कि उसके लिए वो एवज में कुछ ना ले। जैसे बाबा साहब ने नेतृत्व किया, पूरे भारत का नेतृत्व किया, भारत के पिछड़ी जातियों का नेतृत्व किया, दबे कुचले गरीबों का नेतृत्व किया, और उसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और ना ही लिया, ना ही उन्होंने कुछ आशा किया। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग का सर ये तीन डिफिनेशन मेरे को ये लगता है सर कि तीन चीजें हैं सर, कि जो दूरदर्शी हो, सलाह देने वाला हो और जो नेतृत्व दान करने वाला हो सर। हम्म। और साथ ही साथ वो सर ईमानदार भी होना चाहिए सर। ईमानदार के साथ साथ वो दयालु भी होना चाहिए। और बुद्धिजीवी जो है ना, एक संघ बना के पूरे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है सर। वो इंडिविजुअल अपने लिए ना ही कुछ अपने परिवार के लिए करे, लेकिन पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए जो करे सर, वो एक्चुअल में बुद्धिजीवी है सर। अभी इसी परिवेश में अगर हम ये देखेंगे, जैसा कि आपने बताया बुद्ध और बुद्धि, तो बुद्ध से ही बुद्धिमान शब्द बना है और बुद्ध से ही बुद्धिजीवी शब्द भी बना है सर। हम्म। उसका देखेंगे सर, तो जो जो अपना ज्ञान लगाए सर, जो तर्क वितर्क में अपना ज्ञान लगाए, जो हम्म। सही और गलत की पहचान करे सर, वही बुद्धिमान है सर। और वो जो बुद्धि को जिसने जीत लिया है, वही बुद्ध बन सकता है सर। जी। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब यही है सर। और जी। जो हमेशा तत्पर रहे, लोगों को, समाज को हमेशा तत्पर रहे सहायता करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बुरे रास्तों पे चल गए हैं, मतलब उनको ये कहेंगे पथभ्रष्ट जो हो गए हैं, उनको सही रास्ते पे लाने का जो प्रयास करता हो, वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिजीवी है सर। जी। जी जी, बहुत बहुत बुद्धिजीवी वर्ग धन्यवाद। का वही मतलब है सर। जी जी जी, जी सर। धन्यवाद। आजाद सर के पास हम चलते हैं। आजाद सर, आपसे एक बड़ा सवाल है। कल बुद्ध जयंती हुआ। बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया।
लेकिन आज की तारीख में उस तरह का मतलब जो माहौल है, जो बात है, वो नहीं दिखता। एक अंबेडकर और एक फुले ने इतना बड़ा मूवमेंट भारत में खड़ा किया। चाहे हम काशीराम की बात करें तो भी एक ये मसला है। लेकिन आज ऐसा दिखता नहीं है। हमारा आपसे ये सवाल है कि बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने इसको जन कल्याण में लगाया। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जो बुद्ध को समझ रहे हैं ना, वो एक बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना की। और मैंने कल देखा बहुत सारे फेसबुक और मतलब सोशल मीडिया पे लोग अगरबत्ती जला रहे हैं, या फिर उनका नमन, मतलब एक भगवान के तौर पे उनको स्टैब्लिश करने का लोग काम कर रहे हैं। आप सर उनके जो बुद्ध है और जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं सर? बुद्ध और ज्ञान दोनों में जो समानता है सर, उसको कैसे आप देखते हैं? जी आजाद सर। जी जी जी। सर्वप्रथम सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जी और एमबीएन न्यूज नेटवर्क का सहृदय आभार जो आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। जी और जैसा कि मैं कल भी एमबीएन न्यूज नेटवर्क देख रहा था, जी तो उससे प्रतीत हो रहा था कि हम बुद्ध को याद कर रहे हैं। और एक तरह से उन्हीं को समर्पित ये प्रोग्राम है, जो हम लोग बुद्ध, बुद्धि और ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं। हम्म कल जैसा कि आपने बोला कि बुद्ध जयंती लोग मना रहे थे, लेकिन मनाने का तरीका, जिस तरीके से मुक्ति पाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, तरीका वही था। कहीं अगरबत्ती जल रही है। और जिस चीज के लिए बुद्ध ने मना किया था लोगों को कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जो उनका एक जो सेइंग था, उनका सेइंग नहीं था, जो इनिशिएट किया था और लोगों ने फॉलो किया था। तो एक्चुअली उनका कहने का मतलब था बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं था कि गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि। तो लोग, जो एक धारणा बनी हुई है व्यक्ति पूजा, आकृति पूजा और किसी व्यक्ति विशेष के पीछे फॉलो करने की जो मानसिकता जो डेवलप कर गई है, उसके तहत लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में मनाते हैं। इसका कारण यह भी है कि बुद्ध को लोग समझ नहीं पाए हैं अभी तक। जो बुद्ध अगर बुद्ध हुए, क्योंकि बुद्ध तो बाद में हुए, पहले जी कुछ और थे, वो एक हमारे और आपकी तरह एक इंसान थे वो। तो उनको एक लगा कि ये इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम को वो उस समय की भाषा में बोलते थे कि दुनिया में दुख है। और दुख का कारण क्या है, उस कारण की तलाश में वो निकले। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, जिस तरह से लोगों में अज्ञानता फैली हुई थी, और अज्ञानता बस लोग डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा में बंधे हुए थे, कुछ मनुवादी विचारधारा से घिरे हुए थे, उसकी प्रताड़ना में घिरे हुए थे, और बहुत तरह की बातें थी जिसको कि काफी अध्ययन और के बाद लोगों को पता है कि किस तरह की उसमें व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था से मुक्ति के लिए उन्होंने मार्ग ढूंढा। और मार्ग ढूंढते ढूंढते, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वो बोध गया गए, काफी जंगल में घूमे और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा करके हम लोग उनको जानते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस सिंपल भाषा में मैं अपने, चूंकि हमारे दर्शक इस उसी स्तर के हैं जो सामान्य भाषा में ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, तो लोगों को लगभग काफी अधिकतर लोगों को ये एक कंफ्यूजन हर समय रहता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं थे, तो वहां से आगे जो है वो ब्लॉक हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय की जो भी समस्या रही, एक तो क्रिएटेड समस्या थी, और उस समय की जो भी समस्या थी वो एक तरह से लोगों में एक मानसिक समस्या थी, जो लोग उस समस्याग्रस्त होकर उस परिपाटी और उसमें वो बंधे हुए थे। और उस जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में इस तरह से वो घिरे हुए थे, जो उनको लगता ही नहीं था कि ये कोई उनके खिलाफ ये सामाजिक संरचना है। तो इसका इलाज बुद्ध ने ढूंढा, और उसका इलाज ढूंढते ढूंढते जब वो बोध गया में गए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो साधना में लिप्त हो गए। और चूंकि बुद्ध भी उसी सामाजिक समस्या और उसी मानसिक जो दुर्दशा बोल सकते हैं उसको, उससे उस समय वो ग्रसित थे। तो उनको भी लग रहा था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हमको ढूंढा जाए। तो वो ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए वो शांत भाव से बैठ गए, और बैठने के बाद अल्टीमेटली उनको एक रियलाइज हुआ कि ये जो समस्या है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती है,
ये हमारा इंटरनल जो मानसिक फोर्स है, अंदरूनी जो चीज, कुछ विचारधारा, कुछ धारणाएं जो थोप दी गई है, उस धारणाओं और विचारधारा को कैसे निकाला जाए। क्योंकि बाहर की चीज है, अगर बाहर के अगर जख्म है, आप उसको बाहर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से आप ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल कुछ अगर इस तरह से अगर हमारा अगर विकृतियां अगर पैदा हो गई है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। और उसी चीज में बुद्धा वो डीप मेडिटेशन में चले गए, और मेडिटेशन में जाने के बाद वो धीरे धीरे जब उसमें डेप्थ जब आता रहा, तो आते आते फिर उन्होंने कुछ रियलाइजेशन उनको होना शुरू हो गया। जैसे कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने यही किया कि ये जो संसार है इसमें अगर दुख है तो दुख क्या है, मानसिक रूप से दुख है वो। तो मानसिक रूप से जो दुख है, तो हमको क्या करना है, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, हमको उसको अपने वश में करना है। तो मन अगर हमारा वश में रहेगा, बुद्धि हमारी काम करेगी और उस प्रक्रिया में वो आगे बढ़े। और धीरे धीरे जो उन्होंने एक तरीका निकला कि अगर मन को अगर वश में अगर किया जाए तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि उसको आप बांध नहीं सकते, उसको आप किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो एक जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक ब्रेथ, जो एक सांस है, वो सांस ही है एक शरीर और मन के बीच में एक बहुत बड़ा एक सीढ़ी है, जिसको कि हम अगर लेते हैं तो मन को वश में किया जा सकता है। और वो डीप मेडिटेशन में जाने के बाद वो ब्रेथ पे ध्यान दिया उन्होंने, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ब्रेथ में ध्यान किया और करते करते वो फिर इस तरह चले गए कि उनको कुछ कुछ फीलिंग आना शुरू हो गया, उनको बॉडी पे कुछ फीलिंग आना शुरू हो गया, काफी फीलिंग आना शुरू हो गया। और वो फीलिंग आते आते जब एक्सटर्नल बॉडी पे फीलिंग के साथ साथ इंटरनल बॉडी पे हमारा उनका फीलिंग आना शुरू हो गया। और वो फीलिंग आते आते फिर इतना वो डीप मेडिटेशन में चले गए कि अंदर की हलचल, बाहर की हलचल, हम सब जानते हैं कि हमारा टिश्यूज ब्रेक हो रहा है, हम सब जानते हैं कि एवरी टाइम हमारा WBC RBC बन रहा है, हमारा बोन ब्रेक हो रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम देखते नहीं है क्योंकि हमारा वो उस लेवल में हमारा डीप हम जाते नहीं है। और बुद्धा उस डीप में चले गए और धीरे 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 देखने के बाद जब उनको फील होना पड़ा कि ये पूरा बॉडी जो है एक स्मॉल टिश्यूज से बना हुआ है और ये बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। और उन्होंने जो मेडिटेशन की जो उनकी प्रक्रिया थी वो इतना डीप चले गए कि वो एक लास्ट मोमेंट उन्होंने एक अपनी मन की आंखों से वो देखना शुरू कर दिया कि हाँ, ये रियली ये बॉडी बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है, कितने टाइम में बिगड़ रहा है। और उन्होंने आज का जो सेकंड है उसका 1/22 सेकेंड वो वहां तक चले गए कि वो देखना शुरू कर दिया। और वहीं पे जब वो उनको रियलाइज हो गया तो वहीं से उनका बुद्धा का जो फर्स्ट जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, तो नथिंग इज परमानेंट का उनको एक ज्ञान मिला कि कुछ भी परिवर्तनशील नहीं है। तो बुद्धा की वो जो भटकन थी वो भटकन शांत हो गई, वो खुद शांत हो गए, वो क्लीन हो गए। उनके ऊपर जो भी एक्सटर्नल थॉट जो बचपन से लेके बुद्ध बनने से पहले तक का जो उनके मानस पटल पे जो वैचारिक या अच्छे या बुरे विचार जो भी थे वो एक क्लीन हो गए। और क्लीन होने के बाद वो शांतचित हो गए और शांतचित होने के बाद वो फिर बुद्धत्व को प्राप्त किए। और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उनको ये महसूस हो गया कि जिस मेथड को हमने बनाया, अगर इस मेथड को अगर हम प्रचार करें, ये जो हमारा समाज का लोग विभिन्न विभिन्न भ्रांतियों से और वैचारिक कुरीतियों से घिरे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और वहां से उन्होंने उस क्रिया का नाम विपස්සना दिया। और उसके बाद बुद्धा ने उस विपස්සना का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया और लोग अच्छे होते चले गए, रियलाइज करते चले गए, लोगों को यही ज्ञान मिलता चला गया, लोग क्लीन होते चले गए, लोग डरना छोड़ दिए, लोग चमत्कार में विश्वास करना छोड़ दिए। किसी लोगों के द्वारा बहकाए हुए किसी भी, चाहे वो देवी देवता या भूत प्रेत, इन लोगों से वो दूर होना शुरू क्योंकि उनका माइंड उनका क्लीन हो गया। तो ये एक जो ज्ञान था वो बुद्धा को प्राप्त हुआ, वो सेल्फ रियलाइजेशन, जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंट, और उसका माइंड क्लीन हो गया। जब माइंड आपका क्लीन होगा, आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट पे रहेगा, आप में तर्क शक्ति आपको बढ़ेगी, आप खुद जो चीजें हैं उसको आप तर्क के साथ आप प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। उसके बाद जितने भी बुद्धिज्म जो फिलॉसफी आई, उस मोमेंट के बाद फिलॉसफी आई, और यही थ्योरी ऑफ इम्परमानेंट पे बेस्ट वो फिलॉसफी आई जिसको लोगों ने रियलाइज किया। जो आप रियलाइज किया फिर आप उससे भटकते नहीं हैं। जो बुद्धि और ज्ञान में सिर्फ यही अंतर है कि बुद्धि आपको किताब पढ़ने से बुद्धि आ जाएगी, लेकिन ज्ञान
और बुद्धि अब किताब पढ़ने से आ जाएगी, फिर दूसरी किताब आप पढ़ेंगे, वो बुद्धि चली भी जा सकती है। आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया कि ये बहुत बड़ा नायक है, एक किताब ने बोला, आपको बुद्धि हो गई कि एक बहुत बड़ा एक नायक है। फिर दूसरी किताब में उसको एक खलनायक के रूप में अगर दिखाया गया है, फिर आपकी वो नायक वाली बुद्धि चली जाएगी, खलनायक वाली बुद्धि खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के एक्टिविटी को आप महसूस कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, आप कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। फिर आपका थॉट प्रोसेस आपका डिविएट नहीं होगा। तो ये बुद्धि और ज्ञान में अंतर है जी। आपने जहां तक बोला कि बुद्ध ने विश्व कल्याण में लगाया अपने सारी चीजों को, विश्व कल्याण में लगाया, तो बेसिस स्टार्टिंग पॉइंट वही था जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंट की बात आई, तो उसके बाद उनको बुद्धत्व मतलब रियली आप ज्ञानी हो गए। और उसके बाद उन्होंने रास्ता निकाला कि आम लोगों को हम क्या दें, आम लोगों को क्या दें, क्योंकि जितने भी लोग थे डिफरेंट चीजों में फंसे हुए थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, शराब में फंसे हुए थे, बहुत सारे के तंत्र मंत्र जंत्र में फंसे हुए थे। तो उन्होंने कुछ रास्ता निकाला कि आम लोगों को हम क्या दें। तो आम लोगों के लिए वही उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग जो होता है, तो कुछ थ्योरी दिया कि चलो ये 8 मार्ग हैं, 8 मार्ग पे आपको चलना है। हाँ, और 8 मार्ग पे चलने के लिए ये जो कुछ चीजें हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें फॉलो करने के लिए जो पंचशील का उन्होंने सिद्धांत दिया था, हाँ, जो आप हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। हाँ, तो ये चीजें सिर्फ यही नहीं थी, हिंसा पे उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया कि हिंसा नहीं करना है। हाँ, जो आज की डेट में हिंसा नहीं करना है का सीधा सा मतलब आता है कि हिंसा नहीं करना है मतलब किसी को मारना नहीं है। बुद्धा ने उस हिंसा को भी डिफाइन किया था कि हिंसा क्या है। तो हिंसा 2 तरह का हिंसा होता है, एक हिंसा है नीड टू किल और दूसरा है विल टू किल। तो अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड कि समबडी इज टू बी किल्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ मैनकाइंड, देन इट इज टू बी, वो हिंसा नहीं है। लेकिन वो हिंसा का विलिंगनेस नहीं होना चाहिए कि जब तक हम 4 हत्या करेंगे नहीं तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। वो विलिंगनेस हिंसा का मतलब यही है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लोग उसमें भाग जाते हैं। तो जिसमें कि बुद्धा ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था उसमें क्या था, पहला था सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि मतलब जो भी चीजें हैं, हाँ, उसको माने इक्वलिटी, समान भाव से उसको हमको करना है, हाँ, देखना है, और जो भी चीजें सब। सम्यक संकल्प। हाँ, सम्यक संकल्प क्या था, जो हमारा मेंटल और जो मोरल, हाँ, जो हमारा डेवलपमेंट है, हाँ, उसको हम करेंगे। इसका एक रिजोल्यूशन था, उनकी प्रतिज्ञा करना था कि मानसिक और नैतिक विकास करने की हमको प्रतिज्ञा करना है। फिर सम्यक वाक, हाँ, मतलब वही जो हमको झूठ नहीं बोलना है, हाँ, हानिकारक जो भी बातें हैं जिससे समाज का बुरा हो सकता है उस तरह की बातें हमको नहीं करनी है। हाँ, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म का मतलब है कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि हमारे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। कोई ऐसा हमको नशे का काम नहीं करना है, कोई ऐसा हमको मादक पदार्थों का बिजनेस ही करना है। ये जो जीविका से सम्यक जीविका, हानिकारक व्यवहार नहीं करना है ना। सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अल्ट में वो सम्यक समाधि जो निर्वाण की बात वो करते हैं। अल्टीमेट बुद्धा का था कि क्लीन योर माइंड, अपने माइंड को प्राज्ञा की स्थिति में रखो। जो प्राज्ञाशील समाधि का जो 3 जो लाया था उन्होंने, उसमें क्या प्रज्ञा, प्रज्ञा भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा का मतलब है कि हमारा एक जो मानव जीवन है, हम लोग एक दिमाग के साथ हम लोग पैदा हुए हैं, और ये दिमाग जो है, बुद्धा का ही कहना है, ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए पैदा हुआ है। मानव जाति ही है कि ये माइंड के साथ पैदा हुआ है, माइंड जो है वो डिस्ट्रक्शन बढ़ा हुआ है उसमें। तो डिस्ट्रक्शन क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि 2 जो चीजें हैं हमारा, एक हैट्रेड और एक लव। हाँ, लव अफेक्शन, आसक्ति और घृणा, राग और द्वेष, इसके बीच में हमारा ये मानव जीवन का, पूरे संसार के मानव जीवन का जीवन चक्र चलता है। और इसी राग द्वेष के चक्कर में हम तमाम तरह के पाप पुण्य करते रहते हैं, और ये सामाजिक रूप से हानिकारक काम करते रहते हैं। तो इसको सेंट्रल पॉइंट पे लाओ। बुद्धा कहना था कि इसको सेंट्रल पॉइंट पे लाइए, आप प्रज्ञा की स्थिति में रहिए। ना हमको किसी से राग चाहिए, ना किसी से हमको द्वेष चाहिए, सेंट्रल पॉइंट पे रहिए।
जी। मध्यम मार्ग, जिसको आप मध्यम मार्ग बोलते हैं, तो वो मध्यम मार्ग में हमको चलना है, मिडिल में रहना है, जी। दोनों चीज को इक्वली हमको देखना है, इक्वली एक्सेप्ट करना है और इसके निवारण की हमको बात करनी है। और धीरे 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 आगे बढ़ा। आगे बढ़ने का उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत कहां से कहां था जब बिल्कुल। बुद्धिज्म का उदय हुआ। हाँ? हमारी जीडीपी कितनी बड़ी हो गई थी, हमारी सीमाएं कहां से कहां थी। हमारी सीमाएं आपका बर्मा से लेकर अफगानिस्तान और उससे कहीं ज्यादा थी। बौद्ध के राइट। जाने के बाद भी आज के डेट में भी देख लीजिए कितने कंट्रीज में हमारा बौद्धिज्म, दुनिया का नंबर 2 पावर चाइना जैसा देश है। हाँ? ये हमारे फिलॉसफी जो बौद्धिज्म को अपना के ये एक प्रज्ञा की स्थिति और ये अष्टांगिक मार्ग को लेके आज के डेट में देख लीजिए किस क्षेत्र में, तो एक तर्कशील किसी देश किसी राष्ट्र की भलाई के लिए वो हमारा तर्कशील ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। और तर्कशील ब्रेन होने के चक्कर में हमारा जो भी पूर्वाग्रह है उसको खत्म करने के लिए माइंड को हमको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। माइंड को हमको जी सर। तब जी। तब किसी देश और किसी समाज का भला हो सकता है। और उसके बाद उदाहरण है कि किस तरह से उनसे विश्व कल्याण किया। आज के डेट में देख लीजिए, अगर भारत भी अगर जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और आज के डेट में बौद्धिज्म का एक्सपेंशन ही हो रहा है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ही अगर कोई अगर फर्स्ट अगर टीचर अगर किसी को बोला जाए कि किसी को सिखाया है, बाद में जितने भी आए, जो भी अगर किसी की धार्मिक भावना को मैं आहत नहीं करता हूं, चाहे प्रॉफिट हैं या जीसस हैं, सब वो बाद में आए और सबने लगभग उन्हीं के फिलॉसफी को फॉलो किया और अपने अपने रास्ते बनाए, जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के नाम से हमको देते हैं। तो हमको भी उसी रास्ते में जाना है, उसी रास्ते में लौटना है। अगर भारत का कल्याण करना है तो हमको बौद्धिज्म फिलॉसफी को मानना ही पड़ेगा, उनको जानना ही पड़ेगा और जान और मान के उस पर चलना ही पड़ेगा। और खुद भी चलना है और लोगों को चलने के लिए प्रेरित ही करना है। नहीं तो भारत और इस भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने वैचारिक आंदोलन को आधार बनाकर पूरे भारत में अपदीपक हो, अपना दीपक खुद बनो। लेकिन दीपक बनने के लिए जलना पड़ता है। वो सर ने कहा कि उन्होंने पूरे मेडिटेशन लगाया, अपने शरीर को उस लेवल तक ले गया, यानी अपने शरीर को पूरी तरह से उन्होंने उसमें झकझोर दिया। विकास जी, हम आपके पास आएंगे। जैसे आजाद सर ने बताया, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ये काम किया। उसी फिलोसफी को बाबा साहब ने फिर अपने साहित्यों में दर्ज किया, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी। बाबा साहब ने अपने आंदोलन के समय में ये कहा कि आज तो हमारे सामने चारों ओर कलरकों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जो अपने ही पेट पालने में लगे हुए हैं और अपने जो समाज कहा जा रहा है उसका कोई उसको मतलब नहीं है। आप इसको विस्तार से बताइए कि बाबा साहब ने बुद्धिमान और बुद्धिजीवी, आप अगर किसी से बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, तो जनरली अरे ये सब हमको सब पता है, जनरली वो ऐसा महसूस करते हैं। हाँ, हम ऐसे ही, मेरा बाल थोड़े पका है, धूप में थोड़े पका है, ये फिलोसफी वो बोलते हैं। हमने भी बीएससी किया है, हम भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबा साहब ने बुद्धिजीवी और बुद्धिमान का डिफरेंस दिया है। आप उसको कैसे देखते हैं, विकास जी? सर, सभी दर्शकों को जय भीम, जय निवासी, साथ में इंडियन न्यूज नेटवर्क को भी। सर, ये जो अभी समाज में जो बुद्धिजीवी जो प्रचार प्रसार किया गया है, तो उसे लोग इस तरह से देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑफिसर क्लास हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उनको ये मानते हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। और जो ये लोग हैं जो हायर एजुकेशन में है, जो आईएएस आईपीएस खुद बने हुए हैं, खुद को भी मानते हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग। जबकि अम्बेडकर का जो थॉट और जो एनालिसिस कहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी के साथ साथ वो अपने समाज के परखी नजर रखता है और वो समाज का नेतृत्व कर सकता है, जैसा कि कन्हैया सर ने बताया। तो ये जो बुद्धिजीवी और बुद्धि विद्वान हो के आप वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी होना, तो बुद्धिजीवी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान ही हो। क्योंकि हमारे समाज में जो हमारे जो पहले जो पूर्वजों में जो हमारे रहे हैं आंदोलन, जिनके आधार पर हमको आज सुख सुविधा मिला, जैसे संत गार्ड के रहे हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं, सावित्रीबाई फुले रही है, इन्होंने क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया? क्या इन्होंने क्या विद्वान थे? नहीं। इन्होंने समाज के समस्या को समझा, समाज की समस्या को परख नजर देखा, दूरदर्शिता दिखाया और समाज का नेतृत्व किया।
तो ये जो नेतृत्व करना जो काम है समाज का, जो हमारा नेतृत्व विहीन समाज है, क्योंकि ऐसे भी जनरल कोई विश्व की मामला बात है कि देश के ज्यादा, हर देश के मैक्सिमम जो नागरिक है वो क्रियाशील नहीं होते हैं, वो किसी न किसी के नेतृत्व पर निर्भर करते हैं। तो वो जो नेतृत्व करने वाला जो लोग हैं वो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वो हो सकता है बुद्धि विद्वान भी हो, वो हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो, या फिर नहीं पढ़ा लिखा भी वो नेतृत्व कर सकता है समाज की स्थिति को देखते हुए। तो ये बुद्धिजीवी और बुद्धिमान का ये अंतर है। और बुद्धिमान तो हम, बुद्धिमान का एग्जाम्पल आप लेंगे बुद्धिमान का, तो आप देखेंगे कि बैकवर्ड क्लास जो आज क्या है उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जो पढ़ा, जिसको हम लोग फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा विद्वान बना, तो क्या उनके अंदर क्या ये चीज सब होना, क्या यदि विद्वान होने से यदि बुद्धिमान ही यदि बुद्धिजीवी होता तो आज क्या हमारा देश का ये हालत होती क्या कि हमारे देश का बहुत संख्यक लोग का बुरा हाल होता है, इतना नीचे स्तर पर गिरा होता। इसका मतलब यह है कि विद्वान होना ही बुद्धिजीवी होना नहीं है। बुद्धिजीवी होने का मतलब ही है कि आपके अंदर समाज के लिए दूरदर्शिता, समाज का ख्याल, समाज की सलाह, समाज का नेतृत्व करना सही मायने में ईमानदारी पूर्वक से करना ही हमारा ये बुद्धिजीवी है। तो अम्बेडकर ने भी इसी बात को फोकस किया कि जो समाज के, जो हमारा दूरदर्शिता रखता हो समाज के लेके, समाज को सलाह देता हो, गाइड करता हो और समाज का नेतृत्व करता हो, वो बुद्धिजीवी वर्ग है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा। कबीर कभी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने कभी विद्यालय का वो नहीं देखा जो आजकल हमारे बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ रहे हैं, पीएचडी वगैरह सब कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवी, आप सोचिए कि कबीर के जो दोहे हैं उन पर पीएचडी हो रहा है। आपने सही कहा कि आप एजुकेटेड होना हम बुद्धिजीवी नहीं, जो समाज कल्याण में अपना आप उस मार्ग पर चले, वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। कन्हैया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक तो बात आ गई कि बुद्धिजीवी कौन है, जो समाज के हित में देखता है। जैसे आजाद सर ने ये कहा कि भाई बुद्ध ने समाज कल्याण में लगाया अपनी ऊर्जा को, पहले ज्ञान सर प्राप्त मैं किया। एक बात और, हाँ, सर मैं मनोज सर के बारे में जी। जो बात कहें सर, वो विपश्यना की बात को मैं सर थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ। हम्म, तो सर मैं विपश्यना को थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। तो जो मैं विपश्यना को सर महसूस किया, जो देश में चलाया जा रहा है प्रचार प्रसार, तो सर जो बुद्ध थे, बुद्ध का क्या फेमस था, क्या चीज था, उनका मूवमेंट था, मतलब आंदोलन या मूव करना। तो जो आज के समाज जो बुद्ध को चला रहा है इंडिया में, जो बुद्ध को लीड कर रहा है, बुद्ध को रन करा रहा है, वो हमारे वर्ग बुद्ध को रन नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्ध को साइलेंट मोड में डाल रहा है, मतलब बुद्ध को मूविंग बुद्धा ना बना के ना साइलेंट बुद्धा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बुद्ध को आजकल, मुझे अभी के ऐसा समय है कि सारे गिफ्ट दुकान में जाइएगा तो वहाँ साइलेंट बुद्धा मिलेंगे आपको, और उसी को गिफ्ट किया जा रहा है कि वो साइलेंट रहिए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हमको लगता है कि जो मूविंग बुद्धा है, जो समाज में जागृति पैदा करने, समाज के पास जाते हैं, उस चीज को एक तरफ रोकने का भी कार्य किया जा रहा है विपश्यना के द्वारा। मैंने एनालिसिस किया और विपश्यना में जो गए लोगों से भी अनुभव किया, तो उस विपश्यना में आज जो गया में सबसे फेमस विपश्यना है, वहां पे पूर्ण जन्म की प्रचार किया जा रहा है। वहां पर विपश्यना में पूर्ण जन्म को बताया है कि दूसरे जन्म होता है, बुद्ध बोले हैं क्या ऐसा? तो अभी देखेंगे कि बुद्ध को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जो मूविंग बुद्धा है, जो बुद्ध करना चाहते, ज्ञान को बांटना चाहते हैं, आज विश्व में कैसे फैला बुद्ध, मतलब कि बुद्ध ने मूव किया। बुद्ध यदि साइलेंट मोड में रह जाते हैं, अपना ज्ञान की प्राप्ति या फिर सारा खुद को मतलब शांत करने में रह जाते, अपने आप को खुशी देने में रह जाते, तो आज विश्व में बुद्ध की ज्ञान नहीं स्थापित होता। राइट। तो हमको अभी के समय में मूविंग बुद्धा की जरूरत है। जी बिल्कुल। आजाद सर से हम अगले सवाल में इस चीज को हम लेंगे कि चूंकि वो भी काफी इस प्रैक्टिस में है, हम चाहेंगे अपना वीडियो ऑन करें आजाद सर, और हम इस पर और क्लैरिटी लेंगे। कन्हैया जी, हमारा आपसे जो सवाल है, जैसे आजाद सर ने कहा कि भाई बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जल कल्याण, आज का जो भारत है, आज का विश्व है, वो दिख रहा है। मैं थोड़ा सा, सर जो विकास जी का एक्चुअली रिएक्शन है। हाँ जी। क्योंकि हम लोग बौद्धिस्ट फिलॉसफी को मानते हैं और बाबा साहब को मानते हैं। तो विपश्यना एक बुद्ध बनने की प्रक्रिया थी, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। बुद्ध को, गौतम को बुद्ध बनने के लिए उनको विपश्यना का सहारा लेना पड़ा, वो एक बहुत बड़ा हथियार था। उसके बाद फिर वो निकल गए विचरण करने के लिए। उसकी बाद की बात आप आगे की बात करते हैं। जी, जहां तक अभी का जो डाउन करेंगे जी, हाँ, जहां तक अभी आप की बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, तो भारत में और क्या हो सकता है। भारत में जो भी चीज अगर होती है तो उसमें मिलावट तो होता ही है,
और कौन मिलावट करता है, कैसे लोगों के हाथ में क्या चीज है, वो तो जानते ही हैं। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग एक अम्बेडकराइट थॉट के आदमी हैं, तो हम लोग उस चीजों को निकाल सकते हैं और निकालने की बुद्धि रखते हैं, और उस चीजों को निकाल कर उस हिसाब से बुद्धिस्ट फिलॉसफी को हम लोग अपने लोगों के बीच में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। बुद्धा का मतलब कभी भी ये नहीं कि जंगल में चले जाओ और शांति से कंदरे में बैठ जाओ। वो बुद्ध बनने तक की प्रक्रिया थी, वो जंगल में जाना। उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, उस पूरे इतिहास को गायब कर दिया गया और लोगों को वही बैठा दिया गया, शांत मुख मुद्रा में बैठे रहो। तो हमें बैठना नहीं है। वो बुद्धा का 35 ईयर के बाद का जो हिस्ट्री है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस मार्ग पे चलना है, उस रास्ते पे हमको चलना है। मेरा मतलब वही था, आगे की बात मैंने नहीं की थी विकास सिंह जी। जी जी। हाँ, नहीं वो इस बात का वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपස්සना का अर्थ भारत में एक अलग तरीके से जो है वो खैर आपने सर क्लियर लिया किया, जा रहा सत्ता जिसके हाथों में है वो तो अपने ढंग से उसको है। करेगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम चलते हैं कन्हैया जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे बातें आ गई कि बुद्ध को ज्ञान मिला और भाई वो जन कल्याण में लगाए, बाबा साहब को भी जब मौका मिला तो उन्होंने पूरा, लेकिन आज तो बहुत सारे लोग जो है मतलब एडुकेटेड है, 85% के बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। क्या कारण है 15 और 85? भाई डेमोक्रेसी कहाँ है भारत में? कि कौन है जिम्मेदार? क्या वो लोग हैं जो 5 साल के लिए उधर चुन के जाते हैं, या इधर वो लोग हैं जो अपने उसी उसी नाम से, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं? आप इस किसको जिम्मेदार मानते हैं कन्हैया जी? जी सर, हम्म। अगर समाज को देखते हैं सर, उसको एक शरीर का अगर ढांचा मानते हैं सर, हम्म। तो 15% एक मुट्ठी भर लोग हैं सर। हम्म। जी कन्हैया जी। मैं नहीं समझता हूं कि 15% वाले लोग भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। मैं ये समझता हूं कि 85% वाले लोग भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। महात्मा फूले से, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, महात्मा फूले से आंदोलन शुरू होता है, और वो आर्य अनार्य, बाहरी भीतरी, विदेशी अविदेशी, है ना, इसकी बात करते करते यहाँ तक आते हैं। बाबा साहब ने 6743 जाति को एक में करके बांध दिया, एक सूत्र में पिरोया। उसके बाद हमारा जो संगठन है वो मूल निवासी पहचान देना चाह रहा है, फिर भी लोग एक छत के नीचे आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और ना ही प्रयास करते हैं और ना ही दूसरों को जानने का भी प्रोत्साहित करते हैं। अब विकास सर ने जैसे बताया कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जो जिस समाज के स्कूल में जिसने पढ़ा, हम सभी समाज के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें हमारे बाप दादा की इतनी औकात नहीं होगी, या किसी की भी नहीं है, कि वो अपने बच्चे के लिए 12 ठो टीचर रखे और बहुत बड़ा बिल्डिंग बना ले और वो उस बिल्डिंग में उसका बेटा अकेले पढ़े। ये किसी के हैसियत की बात नहीं है। तो जब हम समाज के स्कूल से पढ़ जाते हैं, समाज के कॉलेज में जब पढ़ते हैं, तो हमें तो फिर समाज को बैक तो देना होगा ना, पे बैक तो करना होगा ना। अगर हम नहीं करते हैं तो हम केवल बुद्धिमान हैं, उस बुद्धि का प्रयोग करके हम केवल मुद्रा विमोचन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और मस्त अपना टीवी और बीबी में मस्त है। बुद्धिजीवी बनने का ना प्रयास करते हैं, ना सोचते हैं, और ना किसी को बनने भी देते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान अमीर हो सकता है, लेकिन वो दयालु कभी नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब ने लिखा है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो आप भला हो सकता है, लेकिन वो दुष्ट भी हो सकता है। बुद्धिमान अपना दिमाग लगा के, साइंस लगा के कुछ समाज की भलाई के लिए काम कर सकता है, लेकिन साथ साथ वो दुष्ट भी हो सकता है ना सर? तो ये मैं नहीं समझता हूँ। अब 85% की बात आपने कही है, 85% वालों को जिन्हें नौकरी हो गई उससे फुर्सत नहीं है, जिन्हें नौकरी नहीं हुआ उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास जन नहीं, वो आप जन भागीदारी नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन स्थापित किया। बाबा साहब ने 2 तरह का आंदोलन सोचा कि भारत को अगर बदलना है तो या तो धार्मिक आंदोलन से बदल सकते हैं या सामाजिक आंदोलन से बदल सकते हैं। लेकिन बाबा साहब धार्मिक आंदोलन जब करने जाते हैं तो वहां पे वो फेल हो जाते हैं। उन्हें एनालिसिस ऑफ कास्ट जो बुक पढ़ेंगे देखेंगे कि उनको हिंदू हितकारिणी सभा ने उस सभा को होने ही नहीं दिया। वो इसलिए बाबा साहब ने बोला कि जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। फिर ये रास्ता जब उन्होंने छोड़ा, फिर उन्होंने सामाजिक आंदोलन को स्वीकारा, और सामाजिक आंदोलन से समाज के लोगों को
एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और आज जो बाबा साहब के दिए हुए जो भी हक अधिकार है वो सारे बाबा साहब के दिए हुए हैं। उन्होंने बुद्ध को भली भांति पढ़ा था, बुद्ध ने भी सामाजिक आंदोलन चलाया था। और जो बुद्ध का जो सामाजिक आंदोलन है उसको उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा आपो आपो दीपो भव, आप हमारा कल्याण हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। 15% वाले भली भांति इस चीज को जान गए हैं। उन्होंने बुद्ध को भी पढ़ा है, उन्होंने बाबा साहब को भी पढ़ा है, लेकिन हमने केवल पढ़ा है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। वो बुद्धिजीवी वर्ग में चले गए हैं जो अपने साथ साथ अपने समाज का कल्याण कर रहे हैं। और हम बुद्धिमान व्यक्ति में चले गए हैं कि हम बस जाते हैं, पैसा कमाते, घर में आते, तिजोरी में भरते हैं, बस समाज से कोई मतलब नहीं, सामाजिक आंदोलन करने वालों से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें मदद करनी है ना उन्हें मदद देनी। लेकिन एक आपने जो बात कही कि जो 15% है वो बुद्धिजीवी में चले गए, ऐसा इसमें तो बहुत ये भेद हो जा रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग वो है जैसे बुद्ध ने सबका कल्याण किया, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, जो भी हो। बाबा साहब ने भी इक्वालिटी या फिर जो भी है, महिला तो उधर भी थी फॉरवर्ड, सबका कल्याण किया। लेकिन ये जो 15% के जो लोग हैं ये सबके कल्याण में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम जी उनको बुद्धिजीवी में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कन्हैया जी। जी। सर वो 15% वाले केवल 15% वाले के लिए कल्याण के लिए काम करते हैं। वो अपना 85 का कल्याण। कल्याण, अपना कल्याण, अपना कल्याण, जी वो जी। अपने कल्याण के लिए बुद्धिजीवी हो, अपने लोगों के लिए बुद्धिजीवी, हमारे लोगों के लिए बुद्धिजीवी कभी नहीं हुए, थे, ना है, ना होंगे। जी जी ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर। जी जी वो जी। अपने एक पाठ है सर, ये पाठ भारत में, ये पाठ हमेशा से चला आ रहा है सर। बुद्ध ने भी ब्राह्मण के विरोधों में जो जो बलि हत्या थी, पशु बलि था, नर बलि था, उनके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया। तो वो जो नर नर बलि करते थे वो किनका करते थे? वो अपने लोगों का तो नर बलि नहीं करते थे, वो शूद्रों का नर बलि करते थे। तो इसी के खिलाफ है ना आंदोलन खड़ा किया महात्मा बुद्ध ने। जी और बुद्ध ने जो आंदोलन खड़ा किया, सामाजिक आंदोलन, उसी को बाबा साहब ने भी खड़ा किया, बिल्कुल। उसी को फूले साहब ने जी आंदोलन किया, जी। संत गाड़गे ने। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजाद सर, हम आपके पास आते हैं, एक कोटेशन के साथ हम आपके साथ सवाल रख रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने कहा, एन इंटेलेक्चुअल पर्सन साइलेंस इज मोर डेंजरस टू द कंट्री एंड एज वेल एज टू द मूवमेंट। देश के लिए भी और आंदोलन के लिए भी खतरनाक है अगर बुद्धिजीवी वर्ग मुंह नहीं खोलता है, साइलेंट है। देन द क्रूकनेस ऑफ ए बैड मैन, डॉक्टर अम्बेडकर। आप बताइए सर। जी सर, आवाज अनम्यूट करना होगा। सारी समस्याओं का, जैसे कि बाबा साहब ने बोला, एन इंटेलेक्चुअल पर्सन इज साइलेंस, इंटेलेक्चुअल पर्सन साइलेंस इज मोर डेंजरस। तो बुद्धा ने भी बोला था कि मनुष्य और जो जानवर है, उसमें यही अंतर है कि जानवर साइलेंट मोड में रहता है, वो बोलता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन अब व्यक्ति अपने लोगों के बीच में करता है और उस हिसाब से किसी भी संवाद या किसी भी विचार का आदान प्रदान वो अपने तरीके से करता है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए करता है। लेकिन हमारा जो मानव जाति है, मानव जाति का वैचारिक संवाद और जो भी संवाद का प्रसार होता है वो जन कल्याण के लिए होता है, इन्वेंशन के लिए होता है, नई नई चीजों को खोजने के लिए होता है और रिटायर्ड मानव समाज के भला के लिए होता है। वो तो बाबा साहब तो काफी अपने आप में ही वो सर्वगुण संपन्न जिसको बोल सकते हैं, वो साइंटिस्ट भी थे, साइकेट्रिस्ट भी थे वो, और सबसे ज्यादा वो साइकेट्रिस्ट थे, वो बोल सकते हैं अगर उनको। तो उन्होंने सही मायने में वो समाज के नब्ज को और इसके समस्या को पकड़ा था और उन्होंने टारगेट किया था वैसे इंटेलेक्चुअल क्लास में जो कि एक साइलेंट मोड में चले गए हैं, वो वाइब्रेट भी नहीं करते। और अगर मानव जिस दिन साइलेंट मोड में चला जाता है उसका विघटन और पतन उसी दिन शुरू होता है। तो बाबा साहब का टारगेट वही था, जैसा कि उन्होंने अपने आगरा कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने दुख जताया था कि हमको हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया क्या? तो सब साइलेंट मोड में चले गए थे। जो एक विचारों को आगे बढ़ाना था, उनको जो बाबा साहब का जो लेसन था एजुकेट, तो एजुकेशन के लिए आपको साइलेंस तोड़ना पड़ेगा। समाज को अगर एजुकेट करना है तो आपको साइलेंस तोड़ना पड़ेगा और साइलेंस तोड़ के समाज के बीच में जाना पड़ेगा। तो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो, जो एक बाबा साहब जो संविधान सभा में जो बोले थे
कि वो डाउन ट्रेडन पीपुल आर टायर्ड ऑफ बीइंग गवर्न। जो दबे कुचले और जो पिछड़े लोग हैं वो थक चुके हैं अपने ऊपर शासन करवाते करवाते। अब उनको खुद की सत्ता चाहिए और खुद की सत्ता के लिए उन्होंने एक संविधान के रूप में जो दिया था और जो वोटिंग राइट दी थी, तो वो सत्ता तो दे दी, लेकिन ये जो डाउन ट्रोडन और पिछड़े लोग थे इतने थके हुए थे, जो वो एक लगता है कि एक एयर कंडीशन रूम की तलाश में थे। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा वो रूम प्रोवाइड कर दिया, लोगों को जीविका दे दी, सारा चीज प्रोवाइड कर दिया, और वो इतने थके हुए थे कि सिर्फ सो गए वो, और अभी तक सोए हुए हैं। और जिसका जगाने का काम हम लोग भी आज कर रहे हैं और निरंतर हम लोग करते रहते हैं, और जिस हिसाब से हमारे आपके जैसे लोग काफी लोग लगे रहते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने खतरा बनाया था, ये एक बुरे आदमी से भी ज्यादा डेंजरस वो हमारा इंटेलेक्चुअल पीपुल है, जो कि वो साइलेंट मोड में है। बाबा साहब ने वार्निंग दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका जो भाषण था संविधान सभा में, उसने वार्निंग दिया था, और वार्निंग का महत्वपूर्ण वार्निंग ये था, उन्होंने बोला था कि वी मस्ट होल्ड फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। तो सोशल और सामाजिक और आर्थिक हमारा जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करने के लिए हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को बहुत ही टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन कौन होल्ड करेगा? ये सोए हुए लोग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर जो जिम्मेदारी थी कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उसको होल्ड करके रखना है, आज के डेट में वो उस दिन भी और आज के डेट में भी वो साइलेंट मोड में वो चले गए हैं। बाबा साहब का काफी वो दूरदृष्टि भी थे और सोचते थे कि किस तरह से बातें आगे वो हो सकती है और किस तरह से हमारे लोग वो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, जिससे कारण आंदोलन हमारा रुक सकता है, रुकने का डर भी था। तो बाबा साहब ने इसीलिए लेसन भी दिया था कि अगर आंदोलन को तुम आगे नहीं बढ़ा सको तो वहीं पे रोक के रखना, फिर कोई आदमी आएगा, फिर कोई एमबीएन न्यूज नेटवर्क आएगा, फिर कोई बामसेफ जैसे संगठन आएगी, बाबा साहब को पता था, फिर कोई ऐसा एक व्यक्ति और वैचारिक व्यक्ति आएगा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर ही उन्होंने टारगेट किया था कि तुमने हमारे समाज को धोखा दिया है। उन्होंने बाबा साहब को भी धोखा दिया था, और उन्होंने जो वो उनका वो धोखे का कारण मतलब उनके साइलेंट मोड में चले जाना। बाबा साहब ने दूसरा जो वार्निंग दिया था, उन्होंने ये बोला था कि नॉट टू ले लिबर्टी एट द फीट ऑफ इवन ए जेंटलमैन। वो कहने का मतलब ये था कि किसी भी व्यक्ति के पीछे मत भागना, विचारों के पीछे भागना। हाँ, उन्होंने यही बोला था कि नॉट टू ले लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता वो किसी जेंटलमैन के चरणों पे मत डालना, उसमें किसी और जो उनका इंग्लिश में माना नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ए ग्रेट मैन। उन्होंने कहा था कि ठीक है, ग्रेटफुल तुम हो किसी बड़े आदमी के चक्कर में, लेकिन उसके चक्कर में उस तुम्हारा ग्रेटफुलनेस का कुछ लिमिट होना चाहिए। आज के संदर्भ में आप देखेंगे जो व्यक्तिवाद की जो परंपरा डेवलप हुई, हम किसी व्यक्ति के पीछे अगर भागना शुरू किए, हम बुद्धि को अपने घर पे छोड़ के ही हम आते हैं, और वो व्यक्ति हमारा मरणोपरंत तक वो हमारा रहता है। शुरू में जब व्यक्ति आगे चलता है, हमको हमारे पीछे जरूर ले जाता है, हमको हम अपना फॉलोअर जरूर पड़ता है, लेकिन जैसे वो इंश्योर कर लेता है कि हम उसके फॉलोअर हो गए, हमारे अगेंस्ट में वो काम करना शुरू कर देता है। आप आज के दिनों में भी आप चारों तरफ देख रहे होंगे, जो सफरर क्लास है, जो सफरिंग क्लास है, क्यों सफर कर रहा है? इसीलिए सफर कर रहा है क्योंकि वो उसने उस व्यक्ति के ऊपर सारा वो अपने विचारधारा और सारी चीजों को वो समर्पित कर दिया, जो आज की भाषा में आप देखेंगे चारों मीडिया में चारों तरफ चल दिया, अंधभक्त अंधभक्त। ये मैं वो बोलना चाह रहा हूं। इस तरफ से उन्होंने बाबा साहब ने वार्न किया था, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाना, हीरो वर्शिप के पीछे मत जाना, और कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो तो उसको उसके विचारों के पीछे जाना, उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाना। बाबा साहब ने रिलीजन के ऊपर भी बोलता था कि भक्ति इन रीजन में बी रोड टू साल्वेशन ऑफ सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। बाबा साहब ने यह बोला था कि ये जो भक्ति की जो भावना है, भक्ति भावना रखिए, लेकिन भक्ति की भावना एक धार्मिक रूप से अगर जाते हैं तो एक सोल का साल्वेशन हो सकता है, आपका मुक्ति का मार्ग हो सकता है,
लेकिन जैसे ही वो भक्ति की भावना राजनीति में आती है तो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है और उसी दिन से वो तानाशाही शुरू हो जाती है और आपके पतन का कारण भी वही हो जाता है। तो ये एक मोटा मोटी जो आज के संदर्भ में हम लोग भी आज के डेट में महसूस कर रहे हैं, यही वो व्यक्ति भावना है कि हम अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल गए, हमने अपने लॉजिकल थिंकिंग को दरकिनार कर दिया, हम एक दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जो काबिलियत बौद्धिज्म के द्वारा और बाबा साहब ने डेवलप करने की कोशिश की थी, उसकी तरफ हम ध्यान न देकर एक व्यक्तिवादी मानसिकता के तहत किसी व्यक्ति के फॉलोअर होकर अपना सर्वनाश करने के लिए हमारा समाज ये तैयार है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, लोगों को पढ़ना चाहिए 25 नवंबर का बाबा साहब का भाषण, बहुत ही सारगर्भित है। हमारे हर पढ़े लिखे लोग को, बैकवर्ड क्लास को ये पढ़ना चाहिए। मैं अभी विकास जी के पास चलता हूँ। विकास जी, आप हमें बताइए कि कैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही दिशा दे सकता है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया में लोग मोदी को या फिर है ना वो आरएसएस को वो अलग तरीके से लोग लिख रहे हैं कि जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे हम शिक्षा व्यवस्था के बुरे हालात की बात कुछ भी बात करें, तो वो पर्टिकुलर लीडर को दोषी देते हैं। जबकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अभी आजाद सर ने बताया कि ओवरऑल अगर हम डेमोक्रेसी को नहीं स्टैब्लिश करते और ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है, तो आप हमें ये बताइए कि बुद्धिजीवी वर्ग ही देश को दिशा दे सकता है। जी विकास जी। सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं देश में जितने कंपनियां काम करती है, या वो देश का कंपनी हो या बाहर से कंपनी आती हो, देश में भारत देश में जो अपना काम करती है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें होते हैं जो सबसे मेजर होते हैं, एक R&D होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करती है कंपनी के लिए। एक देखेंगे उसका इंजीनियर्स होते हैं जो कि सिचुएशन, जो देश का कैसा सिचुएशन उसके हिसाब से उसको बताते हैं, कुछ आइडियाज देते हैं। और एक होता है उसका मार्केटिंग। अब मार्केटिंग से तीनों का कॉम्बिनेशन से जो देखते हैं उसी का बिजनेस चलता है कंपनी का और आउटपुट मिलता है। तो आप देखेंगे कि तीनों कंपोनेंट में सबसे इंपोर्टेंट है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट, जो कोर पार्ट है। यदि वो सही नहीं रहा तो आपका ये जो इंजीनियर्स भी सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आपका प्रोडक्ट को, और दूसरी चीज जो उसके मार्केटिंग वाले हैं उनको दोबारा नहीं जाकर समझा पाएंगे। मतलब कि यदि आपका प्रोडक्ट सही आउटपुट नहीं दे रहा है या सही नहीं है, तो उसी तरह से देखेंगे कि जो देश का जो समाज हित है, समाज के लिए जो हम लोग राजनीति पॉलिटिक्स देखते हैं जो भी हमारा है, तो ये हमारा जो हमसे बुद्धिजीवी वर्ग से ही क्यों ये जाता है लोड, कि बुद्धिजीवी वर्ग ही करेगा। तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा समाज को रन कराना है या फिर हमारा समाज का पॉलिटिक्स कैसे होगा, हमारे पास होगा नहीं होगा, तो इसके पीछे हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है। बुद्धिजीवी वर्ग ही इस चीज को प्लान कर सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग ही हमारा समाज को एनालिसिस कर सकता है, हमारा संविधान को एनालिसिस बारे में सोच सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। और बुद्धिजीवी वर्ग क्या, कितना लोग होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग? जैसे हम लोग बोले कि कंपनी में R&D होता है, तो R&D में बहुत कम इम्प्लॉय होते हैं, सबसे कम इम्प्लॉय R&D पार्टी होता है। तो उसी तरह से हमारा जो समाज के लिए भी जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज्यादा कभी हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको इलाज करने के लिए मान लीजिए झारखंड में कितने डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर की जरूरत है कम से कम 1-2 हजार 5 हजार है, कितने लोग लाखों लाख में है। तो मतलब कि सबको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो उसी तरीके से हमारा जो जरूरत है समाज को नेतृत्व करने वाला, समाज को हमारा जो समस्या ग्रस्त है उसको निकालने के लिए उसका काम बुद्धिजीवी वर्ग का ही हो सकता है। और बुद्धिजीवी वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो कि वर्तमान के समस्या को रीड कर रहा है, या आज हमारा जो स्थिति है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है इसका भी हम लोग आकलन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग का ही ये काम है। क्योंकि यदि जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है मानते हैं हम लोग, तो क्या वो समाज की स्थिति को क्या समझ सकता है या समाज के बारे में सोच सकता है? वो तो खुद ही अपनी स्थिति ऐसा है कि वो अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है कि हमारा स्थिति ऐसा क्यों है, तो फिर वो उसमें हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो समस्या का समाधान जो है वो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग पे ही है। और ये चीज को बाबा साहब ने भी फोकस किया कि जो पढ़े लिखे लोग के द्वारा ही ये समाज का जो बदलाव है, जो हमारे व्यवस्था परिवर्तन का जो काम है, ये बुद्धिजीवी वर्ग ही कर सकता है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने महसूस किया कि जो इस व्यवस्था में, जो सिस्टम में जो हमारे पढ़े लिखे वर्ग जो आए, वो जिस गति से काम करना चाहिए तो उस गति से वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं के बराबर कर रहे हैं। तो ये हम पे ही, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग देश का है, इसी पे ये उसका
लोड है, बुद्धिजीवी वर्ग के सहारे ही ये काम किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास जी, एक और हम अंतिम पड़ाव में हैं, अभी 8 बजने वाले हैं। जो आपने बात बताई कि बुद्धिजीवी वर्ग ही कर सकता है, और ये वही ऐतिहासिक रूप से भी है, वो करे क्या? हाँ, वो मतलब जो कौन कौन से मार्ग उसको अपनाने चाहिए। जी, और ये अभी लॉकडाउन भी है, इसको भी ध्यान में रखे आप अपनी बात रखिए कम शब्दों में। जी। बुद्धिजीवी वर्ग जो काम कर सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग होने का मतलब ही है कि वो अकेला काम नहीं कर सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग का काम है को टीम वर्क करना। टीम वर्क मतलब कि वो किसी न किसी संगठन के माध्यम से ही वो काम कर सकता है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही काम कर सकते हैं। तो अकेले इंडिपेंडेंटली करने की बस की बात नहीं है, आज के समय में तो और भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो समस्या है, अभी हमारा समस्या जो खड़ा कर रहा है हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, किसी न किसी रूप में वो संगठन ही खड़ा कर रहा है जो हमारे विचारधारा से अपोजिट है। तो हमको उस समस्या का समाधान भी संगठन के माध्यम से ही किया जा सकता है। और हमारा क्या क्या मार्ग हो सकता है? तो हमारा मार्ग ये हो सकता है कि एटलीस्ट हम लोग अभी इतना कर सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड है, जितने एजुकेटेड लोग हैं, उसको हम इतना जागरूक कर दें, इतना ज्ञान भर दें कि हमारा समस्या समाज में क्या है, क्या चल रहा है। तो उस जागृति से ये अपने आप पूरे देश में वो क्रांति की तरफ फैलेगा। तो हमको यह है कि यदि हम जागरूक है तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे नेटवर्क में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समाज की समस्या को बताने का है, अभी क्या स्थिति है वो बताने का है। और जो बाबा साहब ने जो बहुत सारे संविधान दिए हम लोग, किस तरीके से बढ़ना है, हम उसी तरह बढ़ना है, मतलब समाज की जागृति करना है, विचारधारा से हमको बांधना है। और जब हमारा समाज विचारधारा से बंध जाएगा तो फिर हमारा समाज टूटेगा नहीं, हमारा समाज से बिकेगा नहीं। तो ये हमको समाज को जागृति करना है और हमको विचारधारा के अंदर सबको लाना है। जैसे हम विचारधारा के अंदर जोड़ेंगे तो हमारा जो जातीय भावना है, जो हम लोग द्वेष है एक दूसरे से, वो अपने आप विचारधारा उसको खत्म कर देगा। मतलब कि हमारी जो पहचान है, जातीय पहचान है, उस जातीय पहचान को हम लोग जागृति से विचारधारा से खत्म कर सकते हैं। तो विचारधारा जो फैलाने का जो काम कर सकता है वो सिर्फ हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, वो फैला सकता है। आज के लॉकडाउन के मायने में देखेंगे तो हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो एटलीस्ट हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है, जो हम जिस चीज से हमारा समाज जागृत हो सकता है, जिस चीज से वो अनजान है, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो गलत तरीके से पिच हो चुके हैं, उनको भी हम लोग इस चीज को देके सही मायने में उसको काउंटर करके हम लोग सही लॉजिक से बता के समझा के उसको सही ट्रेंड करके और समाज के काम में उसको लगाया जा सकता है। जब हमारे समाज में काम करने वाले लोग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा समाज के अंतिम स्टेप, अंतिम पायदान तक ये बातें पहुंचेगी। और पहुंचते ही हमारा समाज में जो समस्या है, जो बिखरे हुए लोग हैं, वो एक होंगे। जैसे ही एक होंगे तो फिर हमारा सामाजिक स्थिति अच्छा होगा, तो हमारा राजनीतिक स्थिति अपने आप होगा। और राजनीतिक स्थिति अच्छा होगा तो फिर हमारा व्यवस्था जो है, हम जिस व्यवस्था से ग्रस्त है, जो हमारे लिए अभी के व्यवस्था खतरा, सामाजिक व्यवस्था जो खराब है, तो हमारा सामाजिक व्यवस्था को हम लोग नया व्यवस्था बना के और समाज का नया रूप दे सकते हैं। जी जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेजी से आपने बहुत सारी चीजें आपने बता दिया। कन्हैया जी, आप बताइए, सारा कोयला तो सिंह मेंशन ले गया, कैसे काम चलेगा? बताइए, आप बुद्धिजीवी वर्ग की क्या ड्यूटी है, बताइए। जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी, कन्हैया जी। हाँ सर, हाँ जी सर, जी सर। जैसा कि मनोज सर ने भी बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद सेकंड लाइन है सर, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने अकेले कुछ नहीं किया सर, उन्होंने एक संघ बनाया, लोगों भिक्षुओं का संघ बनाया। तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, तुम पश्चिम में चले जाओ, तुम पूरब में चले जाओ, जाके इन बातों को बताओ। राइट। तो सर जैसा कि विकास सर ने बताया कि संगठन होना चाहिए सर, और संगठन वो भी अपना संगठन होना चाहिए, अपने लोगों का संगठन होना चाहिए। और उस संगठन को मैन, मनी और मैन पावर और माइंड अपना जब होगा सर, अपने लोगों का पैसा जब उसमें लगेगा, उस संगठन को चलाने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसकी जो अभी जैसे कि आपने बताया कोरोना काल में अभी ऑनलाइन मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, जूम से कर रहे हैं, स्काइप से कर रहे हैं, और संसाधन बदलेंगे। बाबा साहब के उस समय, उस जमाने में उन्होंने बिना फेसबुक और बिना व्हाट्सएप के 50,000 अनुयायियों को एक साथ कर लेते हैं। ये हुआ है सर बाबा साहब के टाइम में। और अभी हम फेसबुक और व्हाट्सएप में चलाए तो सबको मैसेज करेंगे तो उसमें से 500 को करेंगे तो 5 बंदे आएंगे सर।
5 बंदे भी आएंगे, उनको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि भाई आज मीटिंग था या नहीं। सही बात है। तो ये चीज है सर। तो हमारे लोग बुद्धिमान बहुत ज्यादा है सर, बुद्धिमान लोग दुष्ट होता है सर, ये बात मानना पड़ेगा सर। जो बाबा साहब ने लिखा है सर, ऐसे नहीं लिखा है सर। वो 200 साल आगे तक देखे थे सर, वो जानते थे कि 200 साल के बाद भी यही स्थिति होने वाली है और रहेगी भी यही स्थिति। खैर, हमारा काम है हम लोगों को संगठित करें, एक ऐसे संगठन के छतरी के नीचे जाए जो सबको एक समान देखता हो और वो जो डेमोक्रेटिक हो। सर ने हीरोइज्म की बात की, मालिकाना हक की बात की, वो मालिकाना हक ना हो, उसमें हीरोइज्म ना हो, परिवारवाद ना हो, ऐसा एक संगठन होना चाहिए जिस संगठन में हम जाए, जिसके अध्यक्ष हमेशा 1-2 साल के बाद चेंज होते रहे। तो क्या होगा कि सर सारी जितनी भी जो संगठन सोच रहा है वो उसके ईच एंड एवरी व्यक्ति को, उसके ईच एंड एवरी लोगों को पता हो कि संगठन क्या सोच रहा है और हमें किस तरह से काम करना है सर। तो ये हम जब तक एक संगठन में नहीं जाएंगे, और आज बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन का बाद है तो संगम शरणम तो जाना ही होगा सर। बिना संघ के जाएंगे, बिना संघ में गए तो बिखर जाएंगे। कोई भी हमें बर्बाद कर सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। और जब तक संघ में ना जाएंगे तो हम इकट्ठे भी नहीं होंगे, और संघ में नहीं जाएंगे तो हमें बुद्धि भी नहीं आएगी। जो R&D डिपार्टमेंट की सर ने बात की, विकास सर ने, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो संगठन ही कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक व्यक्ति बाबा साहब नहीं हो सकता जो 1 लाख बुक रखा हो अपना लाइब्रेरी में। वो अब मुश्किल है, वो मुश्किल है भारत में। तो वो एक ऐसे संगठन में जाना होगा जो लोगों को दिमाग में ये चीज को घुसा दे और घुसाने की इंटेलिजेंट बना के इंटेलेक्चुअल क्लास में उसको ला दे। जी सर। राइट, थैंक यू। आजाद सर, हम आपसे अंतिम जो मैसेज है, कैसे 1585 डेमोक्रेसी संगम शरणम गच्छामि जी। फिर दोबारा से मैं बाबा साहब का वो संविधान सभा का भाषण ही मैं कोट करना चाहूंगा, जो उनकी वार्निंग थी कि वी मस्ट नॉट बी कंटेंटेड फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट लॉन्ग अनलेस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड। बाबा साहब ने रिस्टोर्ड की बात की थी, मतलब कभी था। बाबा साहब ने उसको पुनर्जीवित करने की बात की थी, मतलब कहीं था। तो जो था वो बुद्धा था और बौद्धिज्म था, और उसको रिस्टोर करने की बात की थी। एक छोटा सा ये रिस्टोर करने के प्रयास, आगे बढ़ने की बात की थी। तो इसमें कमियां कहां आ रही है? जो 1585 की आप बात कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? 85 तो है, सत्ता क्यों नहीं कर लेते? उसमें सत्ता क्यों नहीं बना लेते? हम इसको रिस्टोर क्यों नहीं कर लेते? एक्चुअल प्रॉब्लम है कि 85 एक्चुअली 85 नहीं है। ये 85 डिवाइडेड बाय मतलब अप्रॉक्स 7000 है वो। तो जो हमारा पॉइंट में आता है, इस पॉइंट को हमको लेके हमको 85 करना है। और 85 करने में जो बाधाएं आ रही है, वो कैसे लोगों की बाधाएं आ रही है, इसमें एक छोटा सा एक मैं 2 मिनट का मैं एक कहानी बोलना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का पेंटर था। उसके पास 2 व्यक्ति गए पेंटिंग सीखने के लिए। तो एक 6 साल का बच्चा था और एक अच्छा पेंटर था। वो सुना है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसको। लेकिन ये हमारे लिए काफी आई ओपनर है, ये जो हमको इसको बार बार सुनने और सुनाने की आवश्यकता है। तो वो उस जो टीचर पेंटर था, उन्होंने फी की बात की और उन्होंने बोला ये बच्चा है, इसको मैं $200 लूंगा, और ये जो बड़ा आदमी है जो पेंटिंग सीख के आया है, इसको मैं $2,200,000 लूंगा। वो जो आदमी था, बड़ा आदमी, भड़क गया, मैं सीख के आया हूं और इतना कुछ प्रॉब्लम इस बच्चे को सिखाने में आपको होगा, लेकिन इसकी फी आप नॉमिनल ले रहा है, मेरा इतना फी ले रहा है। तो उस पेंटर ने बोला कि नहीं, पेंटिंग सिखाने का फी आपका भी $200 ही है, लेकिन 2 लाख एडिशनल जो मैंने चार्ज किया है, वो गलत सलत जो सीख के आप आए हैं, उसको मिटाने का चार्ज है। तो ये जो चीजें हैं, जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग की बात हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में उसी एक सीखे सिखाए पेंटर की तरह वो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें हमारा सारा ऊर्जा उनको इरेज करने में लगा जाता है, फिर उनको नया प्रोग्रामिंग डालने में लगा जाता है, फिर उसके बाद वो मूवमेंट के लिए तैयार होते हैं। तो ये प्रयास करते रहना है, लड़ाई लंबी है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, धैर्य के साथ रखना है। और हम लोग आशावादी लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और संगठन भी भारत की ऐसा संगठन है जिसे वो 15% पता नहीं, नाम लेते भी उनको डर लगता है। तो बस अपने कारवां को आगे बढ़ाते चलना है, जीत हमारी होनी ही है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान को लेके चलना है बस। जी जी।
जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तमाम पैनलिस्टों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषय के साथ न्याय किया। बुद्ध की बात हो, बाबा साहब की बात हो, उनके आंदोलन की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, हमारी मुक्ति का मार्ग हो, ज्ञान की बात हो, हर बात को हमने बढ़िया तरीके से अभी समझने का और समझाने का प्रयास किया। हमारे साथ जुड़े थे मनोज आजाद जी उड़ीसा से, डॉक्टर विकास कुमार जुड़े थे आंध्र प्रदेश, और धनबाद झारखंड से जुड़े थे हमारे साथ कन्हैया नोनिया। मैं बहुत बहुत तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और दर्शकों से भी अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। भूल चूक होती रहती है, सुधार हमें करते रहना है। जरूरी नहीं है कि हम जहां जुड़े हुए हैं वहां से हम सही मार्ग नहीं अपना सकते हैं, लेकिन जरूरी जो बात उभर के आई, कल बुद्ध जयंती थी, बुद्ध ने संगम शरणम गच्छामि की बात बहुत ही मतलब अपने एक जो कोड जो उनका बराबर रहा वो रहा है, संगम शरणम गच्छामि, यानी संघ और संगठन के शरण में आ जाना चाहिए। विचारधारा के तहत, एक पहचान के तहत बातें आई कि हमारी जो समस्या है वो हम डिवाइडेड है, हम नहीं बन पाए 85%। अगर 85% अगर हम इकट्ठा हो जाए एक पहचान से तो हमारी समस्या समाप्त हो सकती है। सोचिए अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में। एक बार अगर आप समाज कल्याण के बारे में सोचेंगे तो जरूर आप समझ में आएगा कि जैसे आजाद सर ने कहा कि डेमोक्रेसी हम फिर से स्टैब्लिश करने वाले हमको जिम्मा मिला हुआ है। बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज के उद्घाटन में भी ये बातें बताई थी लोगों को कि हमने खो दिया है उसको। तो बहुत बहुत सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलते हैं कल नए विषय के साथ। जय संविधान, जय भारत, धन्यवाद जय भारत। जी। जय भीम, जय भीम, ओके।